अरे बस लिखो सवाल पहला। टू लाइट LIGHT identical springs, two light identical springs of spring constant K oh पेन पेंसिल सब अभी मांग लो, पहले लेके नहीं आते हो। इतना बड़ा बैग में क्या लेके आ रहे हो फिर अगर पेन नहीं है तो। Two light identical springs of spring constant K are attached horizontally at the two ends of a uniform horizontal rod AB. Two ends of a uniform horizontal rod AB of length L and mass M. Two ends of a uniform horizontal rod AB of length L, mass M. The rod is pivoted at its center. The rod is pivoted at its center and can rotate freely in the horizontal plane. The two ends of the springs of the two springs लिखना are fixed to rigid supports. The two ends of the two springs are fixed to a rigid support as shown. The rod is gently pushed. The rod is सेमी क्वेश्चन है वो। The rod is gently pushed through a small angle and released. The frequency of the resulting oscillation is. कैसे किया अर्चिता, नहीं हुआ ये। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा करना था। एक्स के टर्म्स में आया होगा, वो ट्रायंगल से रिलेट कर लेना था बस। देखो मैं बताता हूँ, डायग्राम कुछ ऐसा है। इसमें cos थीटा क्यों आ रहा है, देखो देखना क्या गलती करा है आपने। ये ऊपर से देख रहे हो आप, ऐसा दिया हुआ है सिस्टम, ये एंड इज फिक्स्ड और यहाँ पे दिस इज फिक्स्ड। कुछ ऐसा किया, देखो ये रॉड है ना, इसको ऐसा स्मॉल एंगल से रिलीज करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा सेंटर के अबाउट। वही पूछा है आपसे कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ।
क्वेश्चन क्या है? इतना बड़ा कहानी लिख दिया, अभी पूछ रही हो क्वेश्चन क्या है? ये रॉड ऐसा है प्राची, ऐसे हमने इसको स्मॉल एंगल से ऐसे डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, उसी के वो जो एसएचएम करेगा उसका फ्रीक्वेंसी पूछा है। हाँ, ऑप्शन सी होगा। कैसे? हाँ भाई, अरित्रा और सौम्यन, आप ही के टारगेट एग्जाम का पीवाईक्यू भी है ये। पहले तो ये बताओ, ये लीनियर एसएचएम करेगा रॉड या एंगुलर एसएचएम करेगा? एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्फा इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होना चाहिए, सॉरी एक्स क्यू, थीटा होना चाहिए। आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया बाय एन एंगल थीटा। दोनों स्प्रिंग्स इलोंगेट होंगी या कंप्रेस? इलोंगेट होंगी। क्या दोनों ही स्प्रिंग्स रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेंगे इसको फिर से बीच में लेके जाने को? इस एंड पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? स्प्रिंग फोर्स kx। अब मान लो ये वाला जो डिस्टेंस हम आगे आए हैं, दिस डिस्टेंस इज x और ये एंगल है थीटा। हमें ये एंगल और डिस्प्लेसमेंट इनको भी रिलेट करना पड़ेगा आगे। ये एंगल है थीटा और ये लीनियर डिस्टेंस है x। तो x अमाउंट से अगर स्प्रिंग ऊपर और नीचे इलोंगेट हुई है तो उसमें स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा? k इंटू एक्स। इसमें इस तरफ आएगा और इसमें क्या इस तरफ आएगा। क्या ये दोनों ही फोर्सेस जो स्प्रिंग फोर्स के लगे हैं वो एक कपल फॉर्म कर रहे हैं? इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। क्या फिर हम इसमें टॉर्क निकाल पाएंगे? टॉर्क ड्यू टू अ कपल का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? kx और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला डिस्टेंस कितना है? क्या ये रॉड के लेंथ के ही बराबर है? तो हम फोर्स लिखेंगे kx इंटू एल। आप इसका आधा टॉर्क इसका आधा टॉर्क लिख के भी ऐड करोगे तब भी आंसर यही आएगा। मैंने सीधे कपल का फॉर्मूला यूज कर दिया है। ऑल्सो ऐसे ये रोटेशन में हमने आपको क्या पढ़ाया था? कोई बॉडी जब रोटेट करती है तो उस पर जो टॉर्क होता है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? आई अल्फा। अब ये रॉड किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? मिड या एंड? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका आई का वैल्यू कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर रिलेट करें तो एक तरफ से टॉर्क का वैल्यू कितना आया है? kx इंटू एल और दूसरी तरफ से कितना आया हुआ है? ml स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा। अल्फा तो एक तरफ है, दूसरी तरफ अगर थीटा आ जाए तो काम हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हो क्या? ये छोटा वाला, इसी ट्रायंगल से आपको रिलेट करना है दोनों को। ये एंगल अगर थीटा है, ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा। ये डिस्टेंस हमने कितना माना है? x और ये कितना है? l/2। एंगल यदि छोटा हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही देते तो tan थीटा और थीटा कैसा होगा? बराबर होगा। इस ट्रायंगल से tan थीटा क्या लिख सकते हो? x अपॉन l/2
क्या ये 2x/l आ जाएगा, और इसी 2x/l को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा। एक l से क्या एक l काट सकते हैं अभी, इस वाले l को क्या नीचे लेके आ जाएंगे, तो k इंटू x/l इज इक्वल टू वॉट, m/12 इंटू अल्फा। x/l है, हमें क्या बनाना है थीटा के लिए, 2x/l, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अब हम ये 2x/l की जगह पे क्या लिख लेंगे, थीटा। अब हमारे पास कुछ रिलेशन आएगा, तो k इंटू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m/12 इंटू अल्फा। इस 2 से इसको भी 6 टाइम्स काट दो। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, सब कुछ एक तरफ ले जाए तो 6k/m इंटू क्या, थीटा। एंगुलर एसएचएम का कंडीशन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। यहां से आप मुझे ये बताएं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, 6k/m, और ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट में 6k/m, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो f को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू, कहाँ अर्चिता कहाँ फंस गई, वैसे मैं समझा देता हूँ। रॉड थी इनिशियली ऐसे थी, सेंटर के अबाउट पिवटेड थी, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, ऊपर एक स्प्रिंग लगाई थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, और बोला है कि हम ऊपर से देख रहे हैं और ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। दिस रॉड कैन ऑसिलेट अबाउट इट्स मिड पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बोला था कि इसको अगर हम स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करवा के छोड़ दे तो ये एसएचएम करेगा सेंटर के अबाउट, एंगुलर एसएचएम करेगा। उसी एंगुलर एसएचएम का फ्रीक्वेंसी पूछा था। मेरे को ऐसा ख्याल आया आज से। तो ऐसे करना है आपको, तो स्टेप्स भी सुनी लो। इसको अगर हमने स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग को मान लेंगे x अमाउंट से इलोंगेट हुआ, इधर भी x से इलोंगेट होगा, इधर भी x से इलोंगेट होगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स आईशी किधर आएगा, इसमें राइट में, इसमें लेफ्ट में, क्या ये कपल ऑफ स्प्रिंग फोर्स है, इसकी वजह से हम टॉर्क निकाल लेंगे, एनी वन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो kx इंटू एल आ जाएगा टॉर्क। एंगुलर एसएचएम करेगा तो हमें प्रूफ तो करना अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो आई का वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 12। तो एक जगह से टॉर्क हमें कितना मिला, स्प्रिंग फोर्स वाला, हाँ क्योंकि सेंटर के अबाउट ही रोटेट करेगा। एंड क्यों लोगे, एंड के अबाउट तो एसएचएम भी नहीं होगा, कुछ अलग मोशन होगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क, ये आई अल्फा, यहाँ से आपको के एक्स बाई एल इज इक्वल टू एम बाई 12 इंटू अल्फा आएगा। अभी हमारा अल्फा एक्स के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगुलर एसएचएम में किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, थीटा। तो एक्स और थीटा को रिलेट करना पड़ेगा। हम ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल बना ले, एंगल थीटा, दिस डिस्टेंस इज एक्स और ये डिस्टेंस है एल बाई 2। tan थीटा और थीटा इक्वल होगा, क्वेश्चन में बोल रखा है स्मॉल एंगल का डिस्प्लेसमेंट है। tan थीटा को क्या x अपॉन एल बाई 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या है 2x बाई एल इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। हमारे पास x बाय एल है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आया समझ में। बोलो। सर ये वाला जो क्वेश्चन, सर ये गॉसियन सरफेस का एक क्वेश्चन था सर, ये जो स्ट्रिप वाले में कितना फ्लक्स पास करता है। सर मैंने ना ऐसा एक कीवर्ड ले लिया तो हद से कर रहा था एक बार, मतलब ये आपको फिजिक्स गैलेक्सी का ये एक सॉल्यूशन। मैंने ना इसको ऐसे सोचा कि अगर ये एल लेंथ का वो स्ट्रिप है और
मतलब सामने से अगर देखे तो ये ऐसा रहेगा, हमें पता है कि डिस्क से हम कैसे फ्लक्स निकाल पाएंगे, फॉर्मूला निकाले और यहाँ से एंगल निकल गया, ठीक है। एंगल निकल गया π/4 और यहाँ छोटा एंगल π/4, टोटल एंगल 90। 360 में अगर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा तो 90 में कितना आएगा, लैम्डा एल बाई 2 एप्सिलॉन। ये तो एक मेथड मुझे समझ आ गया। ऐसे करते भी हैं। हाँ, और मैंने ना क्योंकि मैं दोनों मेथड ही अच्छे से समझ रहा हूँ, बाई चांस कब क्या हो जाए, तो मैंने इस वाले जो कॉन्सेप्ट में देखा कि वो लोग ना ये क्यूबॉइड मान लिए पूरा। ठीक है। क्यूबॉइड मतलब ऐसा मान लिए तो फिर ये वाला जो है तो एल लेंथ तक है, तो इसे लैम्डा एल बाई 4 एप्सिलॉन, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर हमें पता है कि परपेंडिकुलर और पैरेलल में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है। तो सर एक बात बोलिए, ये अगर पूरा डायरेक्टली नीचे मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग अगर जा रहा है, एक पैरेलल परपेंडिकुलर वाला, और पैरेलल वाला अगर इस साइड में जा रहा है, तो सर अगर हम तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में बोल रहे थे ना, अगर हम बाहर ये वाला जो स्ट्रिप है क्यूबॉइड का इस सरफेस में, तब अगर देखें तब भी तो परपेंडिकुलर हम बाहर की तरफ ले लेंगे। तो फिर सर उन लोगों का सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो चार्ज सरफेस है इसी अलोंग में फ्लक्स जाएगा, इसलिए वो लैम्डा एल बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ले लिया जाएगा तो देखो सबसे, क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड होगी। हाँ। अगर देखें तो मतलब वो लोग ये बोल रहे हैं परपेंडिकुलर ऐसा, पैरेलल ऐसा, तो पैरेलल के अलोंग ये वाला सरफेस है, ये परंतु ये वाला तो ये नीचे जा रहा है, इसलिए ये बाहर वाला ऊपर, ये साइड वाला इसमें हो, परंतु ये सामने जो है यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, इसलिए जीरो। परंतु सर अगर हम इसी को घुमा के देखें तो फिर तब भी तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ एक और फील्ड जा रहा है और ये पैरेलल एक और जा सकता है, तब तो टोटल 6 सरफेसेस में ही आ सकता है ना। नहीं 6 में नहीं आएगा। 6 में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सपोज पेन दो मुझे, ये अगर हमारा रॉड है, वो जो लाइन चार्ज है, इसकी वजह से क्या किसी पॉइंट पे फील्ड ऐसी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे आप मान रहे हो कि चलो फील्ड ऐसी हो गई, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो अगर सरफेस हो तो सरफेस के इसी अलोंग में परपेंडिकुलर एक आएगा और इसके अलोंग पैरेलल एक आएगा, तब भी तो देख सकते हैं ना अच्छा परपेंडिकुलर। ऐसे कह रहे हो कि इधर वाले सरफेस से ये जाएगा, नीचे वाले से ये जाएगा, पर इधर और इधर वाले से तो नहीं जाएगा ना, उससे तो नहीं जाएगा ना। आ रहा है समझ में, तो जाएगा तो 4 ही से। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो। किससे क्वेश्चन? फेजर से तो कल की क्लास में ही हो गया था, वो वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा सब। फेजर्स का यूज से अच्छा क्वेश्चन जितना भी सब करवा दिया। लिखो, फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, 4 स्टेटमेंट्स एनालाइज करने हैं। फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, स्टेटमेंट 1 है, पोटेंशियल एनर्जी is always equal to its KE. Potential energy is always equal to its KE. क्या ये बात ठीक है? ऑलवेज इक्वल तो नहीं होता है। अगला है एवरेज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर एनी गिवन टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल। एवरेज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर एनी गिवन टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल। क्या लगता है इसके बारे में?
ठीक होगा, ठीक है। अगला लिखो, आई गिव यू सम टाइम, क्योंकि इसी से जुड़ा एक और स्टेटमेंट है एवरेज पे ही। अगला लिखे, सम ऑफ KE एंड PE, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी KE एंड पोटेंशियल एनर्जी PE एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। ये तो सही है, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है, एवरेज KE in one time period is equal to average PE, average KE in one time period is equal to average PE in one time period। ये ऑप्शंस हैं, ओनली बी करेक्ट वाला, ओनली बी, ओनली सी, बी एंड सी एंड डी। अब बताओ, सी एंड डी या ओनली सी? करेक्ट करेक्ट। जो नोट्स दिया था उसमें नोट में एवरेज वाला फॉर्मूला लिखवा रखा है, जरा चेक करो। प्रिंट आउट जो दिया था उसमें नोट के एक पॉइंट में आना। उत्सव कल एक दूसरा भी दिया था, आपको शायद नहीं मिला ना, रुको लेके आ रहा हूं। आपको भी नहीं मिला, आपका तो प्रिंट करके रखा हुआ था, आप चले गए बीच में। मिकी, वो ये वाला जो कल प्रिंट आउट निकाले थे ना, इसका एक कॉपी और निकाल दो तो। वो रोहित के लिए था, वो बीच में चला गया था। उत्सव आया ना, उसको भी देना। ये वाला, ये इसी वाले पेज पे जहाँ पे ग्राफ वगैरह था ना, इसी वाले में लास्ट वाला पॉइंट नंबर 6 और 7 देखना। उसमें लिखा है, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन KE का एवरेज इज इक्वल टू PE का एवरेज। रुको मैं इसमें लोड करता हूँ ना PDF। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला 4 स्टेटमेंट तो यही मिल जाएंगे। क्या सम ऑफ KE एंड PE ऐसा भी बोला है एक में, वही क्या मैकेनिकल एनर्जी होता है, और वो कैसा होता है, कांस्टेंट। ये आई थिंक आपका स्टेटमेंट सी था, ठीक है। अगला ये बोला था कि किसी भी टी टाइम में KE का एवरेज और PE का एवरेज इक्वल होगा। आप मुझे फंक्शन देख के बता दो। KE के फंक्शन में cos स्क्वायर ओमेगा टी है और इसके फंक्शन में sin स्क्वायर ओमेगा टी है। ये जो हाफ K स्क्वायर है ये तो इक्वल होगा, बस K को m ओमेगा स्क्वायर रख रखा है। पर ये cos स्क्वायर है, ये sin स्क्वायर है, क्या 0 से t में सेम आंसर देगा? नहीं। और इनका वन साइकिल में हाफ है। आ रहा है बात समझ में? फुल साइकिल एवरेज जो है cos स्क्वायर का और sin स्क्वायर का वो हाफ है, पर 0 से t टाइम में तो नहीं आएगा ना हाफ, मतलब सेम। आ रहा है बात समझ में? तो इसीलिए 0 से t टाइम में ये इंटीग्रेशन इक्वल नहीं होगा। लेकिन वन टाइम पीरियड या वन ऑसिलेशन 0 से कैपिटल T में डेफिनेटली इक्वल होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन KE और PE का एवरेज वैल्यू कैसा होता है, इक्वल। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। आया बात समझ में? क्या 0 से t में? हाँ, पर आपसे बोला है एनी टाइम t, स्टेटमेंट भी तो पढ़ेंगे, तो एनी टाइम t में तो इक्वल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो ये था आई थिंक आपका स्टेटमेंट डी, ठीक है। पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ठीक है।
वहाँ पे ये वाला साइन स्क्वायर एक्चुअली आरएमएस में आता था, पीक बाय रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2। अगला क्वेश्चन लिखो। A particle executes SHM of amplitude A and energy E. A particle executes SHM of amplitude A and energy E at any instant its KE kinetic energy at any instant its KE is 3E by 4. Its KE is 3E by 4. Then its displacement Y is given by. Then its displacement Y is given by A by 2. A by रूट 2 तो नहीं होगा, A भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, क्योंकि A by रूट 2 पे तो दोनों इक्वल होता है। रूट 3 A by 2 होगा या A by 2, तुक्का मार लेना और क्या। ऑड्स अच्छे हो गए। करो, सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या कहा? A by 2। ठीक है अर्चिता। कल क्लास होगा कि नहीं? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आओगे? आएंगे कि नहीं ये बताओ। अगर KE 3E by 4 है तो PE कितना होगा? ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था K और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में? हाफ के स्क्वायर था या के स्क्वायर था? बस मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या ये लिख सकते हैं? ऑब्वियसली दोनों तरफ होगा, सिमेट्रिक है। ऐसे कर लोगे आप,
मैकेनिकल एनर्जी को हाफ के स्क्वायर के बराबर ही रख दो, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी से एम्पलीट्यूड आएगा, इजीली हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर रख दो। हमने तो वो के का जो वैल्यू है ना उसको हमने टोटल एनर्जी से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो तो जाएगा ही, मल्टीपल वेज है, कर तो लेंगे ही आप, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। A particle undergoing SHM has time dependent displacement given by ये a sin pi t by 90, the ratio of ke and pe, the ratio of ke and pe at t is equal to 210 seconds will be. कैसे करेंगे? जो टाइम डिपेंडेंट था उसको लेंगे, उसको लेके क्या करेंगे? ये वाला बैठाएंगे मतलब बिठाएंगे। कैसे करेंगे श्रेयसी? पूरा ब्लैंक हो गई हो, चेहरे पे दिख रहा है ब्लैंकनेस, क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मेरे को खुद को ऑसिलेशंस हो रहे हैं। अद्रिजा, हाउ डू वी प्रोसीड? x is equal to a sin omega t. कैसे करेंगे भाई डूड्स? cos 210 का वैल्यू क्या है? cos 210 का वैल्यू cos 210 180 प्लस 30 होगा, माइनस cos 30 हो जाएगा वो।
स्टेप्स बताओ कैसे प्रोसीड करना चाहिए। वन माइनस रूट थ्री बाई टू बाई वन जस्ट। क्या ये रेशियो है? हाँ। इतना खतरनाक? हम दोनों भी आंसर बोलते हैं। ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है। 2 माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस। ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है। सीधा सीधा है ऑप्शन। बोलो प्राची, कितना क्वेश्चन कराएंगे? कल से 1-2 ज्यादा रखेंगे। बेंचमार्क तो यही है। Why do you ask? Why do you ask? जाना है बीच में? शायद। टी का वैल्यू ये डाल के पहले एक्स का वैल्यू निकालो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। लोके पोजीशन पता करो कि x इज इक्वल टू ए बाई कितने पे है वो ए के टर्म्स में। और एक बार ए के टर्म्स में पोजीशन मिल गया तो आपके पास पी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर यूज कर लो और के का फॉर्मूला हाफ के जो वो वाला है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो भी है उसको यूज करें। पहले उसका पोजीशन पता करो। ऑप्शंस तो ये है देखो 1 2 1/3 1/9 ये 4 ऑप्शंस। पता नहीं इसका आंसर मार्क नहीं है। आई डोंट नो। वन बाई थ्री। हाँ सर 1/3। वो टाइम का लेंगे तो cos 4 वैसा कुछ होगा 4 into 200 वो बहुत लंबा हो गया। ये एंगल कहाँ पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 180 या 360 होता है तो रूल सेम है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे क्या है sin 60 ही होगा और sin 60 कितना होता है? x का वैल्यू ये मिला तो आपसे क्या पूछा था p बाई के या के बाई पी? के बाई पी। के का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या?
और इसका हमारे पास क्या है, हाफ के काट दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a² 4, a² आएगा क्या? हाँ इस पर और नीचे 3 ऐसे, तो वो ASTC वाला रूल उसको अच्छा रखें, यहाँ फंसाएंगे। फाइनल से वो कितना महंगा आया था, 4 पाई हो गया था अपना, 4 into 200। पहले पाई के टर्म्स में एंगल निकाल लो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो, 420 समथिंग डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/3। स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन पैरेलल नहीं पढ़ा है ना आप लोग को अभी, इसको थोड़ा सा देख लो। इसका आई थिंक प्रिंट आउट में नहीं दिया था ना, हटा दिया था ये वाला पेज, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। क्या सेम होता है भाई सीरीज में? करंट सेम होता है इस थग लाइफ। इसमें तो वो पैरेलल की तरह हो जाता है कि इक्विवेलेंस क्या मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग करवाया है NLM में? उसमें क्या स्ट्रिंग के नीचे स्प्रिंग ही लगी होती थी क्या? वो भी सीरीज में था, और हमने वहां पे क्या चीज सेम रखवाया था, क्या फोर्स सेम रखवाया था। तो जब भी चीजें ऐसा दो स्प्रिंग्स कॉम्बिनेशन में होंगी सीरीज में, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। फिर अलग अलग क्या क्या हो जाएगा, इलोंगेशंस ये हो जाएंगे आर डिफरेंट। अब अगर सेम स्प्रिंग फोर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे रिजल्ट लिख दूं, डिराइव नहीं करना चाह रहा हूं। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, इलोंगेशन डिफरेंट होगा। एंड व्हाट अबाउट इन पैरेलल? पैरेलल क्या इसका उल्टा ही होता है। पैरेलल में क्या हो जाएगा फिर, इस बार जब दो स्प्रिंग्स आप पैरेलल में लगाएंगे तो आइडिया ये है कि आपने इनसे कनेक्ट करके कोई m मास का ब्लॉक लटका दिया, तो ये ब्लॉक ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? तो अगर ये आड़ा टेढ़ा नहीं होगा तो क्या सीधा रहने के लिए दोनों को फिर सेम अमाउंट से इलोंगेट होना होगा। तो इसमें हम कहते हैं कि इलोंगेशन इज सेम, और हम बोलेंगे कि स्प्रिंग फोर्स कैसा हो जाएगा,
थोड़ा यहाँ पे देख ही लो, बता ही देता हूँ। यहाँ पे अगर स्प्रिंग फोर्स सेम है और इलोंगेशंस डिफरेंट होंगे, हम मान लेते हैं कि इसमें इलोंगेशन x1 है, इसमें कितना है, x2 है, और इसमें इलोंगेशन मान लो x है, तो सेम स्प्रिंग फोर्स से अगर, तो क्या हम लिख सकते हैं, ये सब कुछ लिखना मत, आप बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखना, k1 x1 को क्या हम k2 x2 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इलोंगेशन डिफरेंट है, हम बोलेंगे x1 प्लस x2, यही मिलके किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। इसमें अगर इलोंगेशन x आया है तो नीचे फोर्स कितना लगेगा, mg, और ऊपर में फोर्स कितना लग जाएगा, k इक्विवेलेंट इंटू x, और यहाँ से x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या mg बाय k इक्विवेलेंट, तो इसकी जगह पे आएगा mg बाय k इक्विवेलेंट। और अगर ये दोनों ही स्प्रिंग फोर्सेस इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स भी mg के बराबर होगा, तो यही तीनों भी किसके बराबर होंगे, mg के बराबर, क्योंकि जितना इसमें फोर्स है उतना इसमें फोर्स है, और इसमें जो फोर्स है वही बैलेंस करेगा mg को, तो यहाँ से x1 को आप क्या लिख सकते हो, क्या mg बाय k1, x2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mg बाय k2, और mg mg कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा, 1 बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। और दो स्प्रिंग्स के लिए आप डायरेक्टली यूज करोगे k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन, ये फॉर्मूला है। ऐसा ही काम इसमें भी करेंगे तो फॉर्मूला उल्टा मिल जाएगा, और यहाँ पे सीरीज में जो k इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये सॉरी पैरेलल में, ये कितना हो जाएगा, k1 प्लस k2, ये लिख लो। डेरिवेशन में आपको जाने की क्या जरूरत है, आप इसको सीधे लिख लो। क्या ये रेजिस्टेंस जैसा ही है, उल्टा हाँ कैपेसिटेंस के था उल्टा भी कैपेसिटेंस जैसा हो गया। क्या कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में, गलत है आंसर, चार्ज के फॉर्म में नहीं स्टोर करता है, फील्ड के फॉर्म में। कौन सी फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते, तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। सोलेनॉइड भी क्या एनर्जी स्टोर करता है, तो उसमें क्या करंट बोलोगे, नहीं, उसमें क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो कैपेसिटर में भी क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रेजिस्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर नहीं करता है, वो डिसिपेट करता है। दो ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, एल और सी। इंडक्टर की ना एल मतलब इंडक्टर, वो इंडक्टर सोलेनॉइड ही तो है, सोलेनॉइड को आप सर्किट में यूज करते हो तो उसी को इंडक्टर इंडक्टर बोलते हैं। तो हाफ एल आई स्क्वायर उसका एनर्जी का फॉर्मूला,
अच्छा, डेरिवेशन करने का मन करे तो लॉजिक ये होता है कि जिसमें जो डिफरेंट है उन्हीं को ऐड करना होता है। उसमें पहले वाले में सीरीज में क्या डिफरेंट है, तो वहां का x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे x, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स डिफरेंट है तो हम स्प्रिंग फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। आपका काम फॉर्मूला याद रखने से हो जाएगा। चले आगे। कैसा डिस्काउंट? नहीं, डेरिवेशन नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, आप लोगों को दूंगा, होमवर्क में ट्राई करना। उस नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं लगेगा। वो जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक से आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे के, वो मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम है तो उसमें, हाँ तो उसमें आपको आएंगे उस पर थोड़ी देर में। सर वो इंक्लाइन वाला कैसे करें? रुक जाओ, रुको जरा, पहले स्ट्रेट लाइन वाला तो कर लो। लिख लिए सब लोग? 6 स्प्रिंग बनाने में कितना टाइम लगा रहे? 6 स्प्रिंग 4 डब्बा। लिख लिए? आगे के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक, एक स्प्रिंग एक ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स जब आ जाएंगी, जब मल्टीपल स्प्रिंग्स होंगी, सीरीज पैरेलल में लगी होंगी, तो आपका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस k की जगह पे क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट। ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ था। आगे के फॉर्मूले इसी पे बेस्ड है। आगे के क्वेश्चन, सॉरी, अच्छा k ज्यादा होगा तो स्टिफनेस कम होगी या ज्यादा होगी? इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल पहचानिए है, फॉर्मूला लगाइए। किसका? 2 का? सर 2 पाई रूट अंडर m बाई 2 के बाई 3 ऐसा कुछ है ना, मतलब 3m बाई 3 ऐसा।
हाँ 3m/2 के आना चाहिए। आयशी क्या गलत कर रही हो? एक बार करो, रिलीजियसली करो, अच्छे से। काम के प्रति तो रिलीजन होना चाहिए ना। वर्क इज योर रिलीजन, एथिस्ट के लिए। खुद कर लो, सौम्यन को सलाह दे रहे हो। अपने डूब रहे हो, दूसरे को स्विमिंग सिखा रहे हो। दोस्त का क्या सिर्फ सक्सेस ही लोगे ना, और कुछ तो नहीं कि भाई मेरी वजह से सक्सेस मिला है, ये भी चाहिए। ऐसा तो नहीं करोगे, धोखा तो नहीं दोगे। रुक जाइए, मैं आंसर्स लिख देता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है बस, सही सही। हाँ कितना आया? 2π√। ठीक है। फर्स्ट वाले का कितना आया? m/3 के। ठीक है, दूसरा वाला 3m/2 के। ठीक तो है, रिलीजियसली किया इसलिए सही हो गया। देख रहे हो भक्ति की शक्ति। इसमें बताओ के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। पहले का तो 3k आएगा, 3k आ जाएगा। सेकंड का 2k/3। इन दोनों का तो कितना हो जाएगा? 2k। और ये इसके साथ कैसा होगा सीरीज में? तो 2k × k/2k + k 3k हो जाएगा। ये हो जाएगा 2k/3। अच्छा तो 3k/2 आएगा। ये दोनों का कितना हो जाएगा? k/2 और k/2 + k। अब ये मिल गया तो फिर आंसर में क्या ही है। तो मास तो m है और नीचे में आ जाएगा 3k। अगेन मास m है और ऊपर में आ जाएगा 3, नीचे में आ जाएगा 2k। इसमें मास 2m है तो m की जगह पे आप 2m रख देंगे। तो ये होंगे आपके आंसर्स। ये क्वेश्चन कर लिए मतलब बहुत अच्छी बात होगी। अब बोलो इसी में गलत होंगे हम लोग। जी सर इनरल का सवाल। अब SHM का भी है। वो m/2 के होगा। 2π√m/2k, ये तो एक ऑप्शन है। आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट। आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो। हमने दिया है करेक्ट। ऐसा ऐसा मत बोलो। और एक करेक्ट। लॉजिक ये बताओ, ये स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है? क्यों पैरेलल में है? ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो वही तो पैरेलल का भी लॉजिक है ना। 2π√2m/2। 2m/k सीरीज में है या अर्चिता कैसा है, सीरीज में कि पैरेलल में? कैसे?
इलोंगेशन सेम आएगा, बहुत बढ़िया। इसको अगर मैं x अमाउंट से यहाँ खींचूं तो ये x से इलोंगेट होगी और ये कंप्रेस भी कितने से होगी, x से। सेम इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग्स कैसी होंगी, पैरेलल में। पैरेलल में होते ही फिर आपका k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, खत्म है फिर सवाल। इसको मिटा दूं, पहले वाला क्या, सर 2/√100 m/2 प्राची फॉर्मूला तो नहीं गलत लगा दी, वाह। इसमें बगल में प्लीज ये लिख लेना, पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट ये है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ से। ऑलमोस्ट डन है। तो फ्लूइड का नहीं करेंगे, हम्म, फ्लूइड का 2-3 नहीं करेंगे। फ्लूइड का 2-3 क्वेश्चन है, नीट में नहीं पूछता है फ्लूइड का, मैं फिर भी करवा देता हूँ, जेई मेंस में तो पूछा है। अच्छा, वो जो लीक हो रहा था चार्जेस, नहीं वो नहीं, देखा नहीं क्वेश्चन। सर सर मतलब वो बोल रहे हैं मतलब कोई स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है उसके मतलब डायमेट्रिक diameter के अलोंग देगा तो वो एक पार्ट में ये तो वही सिचुएशन हो गया कि अर्थ के अक्रॉस डायमीटर के अलोंग टनल कर दे तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दे तो क्या वो एसएचएम करेगा, पहला क्वेश्चन ही एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड पूछ लेते हैं। सर एक और क्वेश्चन भी था मतलब दो पैरेलल प्लेट के अक्रॉस में अगर ट्रायंगल के अरेंजमेंट में अगर चार्जेस रखे और इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे और वो रोटेट करे तो हम उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या निकालें, वो वाला आने दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको जरा कर दो तो। हम्म, 3 12 है आंसर। 12 आएगा सर 2 पाई नहीं है ना 2 अंदर चला जाएगा। जल्दी का काम,
आप लोग का तो बेस्ट फ्रेंड है शैतान, लोगों को क्या फर्क पड़ना है। हम तो शनिदेव के लाड हैं। तभी शनि फैला हुआ है जीवन में। हम्म नहीं 2 है ना, टू को अंदर लेके जाओ। सर 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 एक बार फिर ऐसा ही था। ये सब क्वेश्चन क्यों कर रहे हो आप लोग? ये इसलिए क्या ये तो रिजल्ट ही दिया हुआ है डायरेक्ट। 2 पाई अंडर रूट h/g होता है, इसको याद रख लो। तो वो तो नहीं आएगा ना जो एंडिंग में आगे ये आंसर ठीक है। ये तब से है डेरिवेशन, मतलब अगर आ गया तब डिराइव करके फिर कुछ होगा ऐसे। वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, रेयरली पूछ लेते कभी कभार। आप पहले वो करें जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। इनका इक्विवेलेंट इन दोनों का, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में, तो इनका कितना हो जाएगा 2k/3 प्लस k, और ये कितना हो जाएगा 5k/3। तो t इज इक्वल टू पहले तो यही आएगा 2 पाई अंडर रूट 3m/5k। 2 को भी अंदर लेके चले जाओ क्योंकि उनका सिर्फ पाई बाहर है। ग्रेविटेशन हो गया कि नहीं हम लोग का? उसमें तो एक ही है शायद, वो कांस्टेंट ही है।
करो इसको। एक रॉड है, वो एच पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया, उसको बोला कि थोड़ा सा थीटा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ दे, तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा? दो मेथड से कर सकते हो इसको। कल एक वो भी दिया था आपको फिजिकल पेंडुलम वाला फॉर्मूला आई बाई एम जी डी या आई बाई एम जी एच सी एम, उससे उससे भी कर सकते हो, या नॉर्मली टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, उससे भी आएगा आंसर। टू पाई अंडर रूट 12/, कौन सा मेथड से किया? उससे इजी हो जाएगा। आ रहा हूँ उस पर, अगला ही क्वेश्चन है वो, आ रहा हूँ बस, अगला ही क्वेश्चन है वो। कल एक ये फॉर्मूला लिखवाया था आई बाई एम जी इंटू एच सी एम। एच सी एम क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। यही सी ओ एम मिड पॉइंट पे होगा, ये कितना हो जाएगा? L/2, और यही हो जाएगा एच सी एम के बराबर। किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एंड या सेंटर? एंड एक्सिस, फॉर्मूला आई का ml²/3, बस रख दो इस पे। तो आई की जगह पे हम रखेंगे ml²/3 अपॉन m इंटू जी इंटू एच सी एम का वैल्यू में L/2। टॉर्क के मेथड से कैसे करेंगे? अल्फा वो आ रहा है 3g/2l, उसके बाद आप उसको अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये लिख लिया, देखो टॉर्क वाले मेथड से भी देख ही लो। सपोज इसको हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, नीचे में क्या लगेगा? mg। ये है आपका हिंज, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अरे इधर ध्यान दो, सुन लो। L/2, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? cos थीटा, क्या ये sin थीटा हो जाएगा? सो दिस विल बी L/2 इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? ग्रेविटी का टॉर्क जो हो जाएगा दैट वुड बी mg इंटू L/2 इंटू साइन थीटा। ऑल्सो टाउ इज इक्वल टू क्या, आई अल्फा होता है,
आई का वैल्यू हम कितना लेंगे, एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ml²/3। इन्हीं दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दो, mgl/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ml²/3 इंटू अल्फा। कुछ चीज़ें कटेंगी, उनको काट दो, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 3g/2l और साथ में साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। एंगल स्मॉल ही देंगे, तो फॉर स्मॉल थीटा, थीटा कैन अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3g/2l इंटू थीटा, ऑल्सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 3g/2l, देयरफॉर ओमेगा हो जाएगा √3g/2l, एंड देयरफॉर आपका टाइम पीरियड जो हो जाएगा दैट वुड बी 2π√2l/3g। ये है दूसरा वाला मेथड। दो रॉड्स मतलब एक रॉड से दूसरा अटैच करके? ये हो गया क्या लिख के? इसको भी ऐसे करो ना, वो आई बाई उससे। फिजिकल करने से ही होगा वो, दूसरे वाले मेथड से बहुत बड़ा हो जाएगा। फिजिकल वाले से ट्राई करो एक बार। रुको मैं बताता हूँ अभी करके। होना चाहिए उसी से। रोहित लिख लिए? ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ है।
हम्म क्या ग्रेविटी पे डिपेंड करता है स्प्रिंग मास सिस्टम का वो टाइम पीरियड? नहीं। तो जी का कंपोनेंट हो तभी का कोई फर्क पड़ेगा उस पर? नहीं। अभी भी कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल में क्या फॉर्मूला हो जाता है? 2k/m। वही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन कुछ अलग होगा। एक ये लिखो, हाँ डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है, आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि नीचे mg sin अल्फा फोर्स है, ऊपर फोर्स कांस्टेंट है, तो वैसे भी डायमेंशनली भी नहीं आएगा वो फ्रीक्वेंसी का, तो आप वैसे भी सोच सकते हो। वो ऑप्शन एलिमिनेट करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा में फंसना नहीं है। क्वेश्चन लिखना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of the disk, find the time period of oscillation of the disk considering pure rolling of the disk, considering pure rolling of the disk। डायग्राम दिया हुआ है। ऐसा सेंटर पे बांध रखा है। अभी ये नेचुरल लेंथ में है। आपने इसको थोड़ा सा पीछे ऐसा खींच के छोड़ दिया, तो पूछ रहा है इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का क्या होगा कंसीडरिंग प्योर डिस्क प्योर रोलिंग करती हुई आगे आए तो। सॉल्व करो तो दिखा रहा हूँ। अर्चिता यही था क्या क्वेश्चन?
आया प्लस बी आपका आंसर नहीं है। Next one that was ठीक किया, tau for square. ठीक है, Tau को तो force into r perpendicular. ठीक है। हमने मान लिया कंपेयर टू दिस, हमने इसको इलोंगेट किया बाय एन अमाउंट x। x अमाउंट से जैसे ही आप इलोंगेट करके छोड़ोगे, क्या ये इधर की तरफ रोल करता हुआ आएगा? क्वेश्चन में यही बोला है कि ये प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा। तो प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अल्फा। और इसका सेंटर ऑफ मास क्या इधर की तरफ ट्रांसलेट करता हुआ आएगा ए से। ठीक है। दूसरा, अब इसको इधर आना है। अच्छा, x अमाउंट से आपने इलोंगेट किया है तो स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा? kx। अब अगर फ्रिक्शन नहीं लोगे तो ये प्योर रोलिंग नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि kx का टॉर्क आएगा क्या सेंटर के अबाउट? नहीं, वो सेंटर से ही पास हो रहा है, वो टॉर्क नहीं दे पाएगा। नॉर्मल ग्रेविटी ये टॉर्क देंगे नहीं क्योंकि वो मोशन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। सिर्फ फ्रिक्शन आपको इसीलिए लेना है क्योंकि इसको प्योर रोलिंग करवाने के लिए टॉर्क चाहिए, और यहाँ पे आप लगाओगे फ्रिक्शन। अब आप नेट फोर्स के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। और नेट फोर्स होगा कितना? इधर की तरफ के एक्स लग रहा है, के एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये एक इक्वेशन है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा। टॉर्क कितना लगेगा फ्रिक्शन का? क्या? एफ इंटू आर। आई का वैल्यू सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये दोनों मोशन को रिलेट करने के लिए हम क्या यूज करते थे प्योर रोलिंग में? v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये रिलेशन भी यूज होगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे टॉर्क विच इज f इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई का वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह पे आप लिख लो a बाय आर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजें कटेंगी। आर से एक आर जाएगा, इस आर से ये आर जाएगा, और f का वैल्यू आपको मिल जाएगा एम ए बाई 2। f मिलते ही आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। यहाँ से हमें मिलेगा के एक्स माइनस एम ए बाई 2, मास हर जगह कैपिटल एम ही कर लो, इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा के एक्स इज इक्वल टू 3 एम ए बाई 2। और यहाँ से हम ए को क्या लिख सकते हैं? ए कैन बी रिटन एज 2k बाई 3m इंटू एक्स। ए इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2k बाई 3m। देयरफॉर ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट में 2k बाई 3m, एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना हो जाएगा फिर? ये आंसर होगा। अर्चिता, कहाँ डाउट था इसमें? अब समझ में आया? हमने आंसर ना वो अलग लिया है, मतलब एमा स्क्वायर बाई 2 लिया है, और सेलेक्ट 4 प्लस एमा स्क्वायर, फिर वो एन के अबाउट वो ऐसे लेते हैं, वो ऐसे। अरे बाबा, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो। हाँ, हमने वो ऐसा फोर्स है तो इसके अबाउट।
वो प्योर रोलिंग करते हुए बस आगे जाएगा, बस यही पूछा है। हाँ, और फिर पाई विमार स्क्वायर बाय 4 आया वाला कर। पहले तो मैंने फ्रिक्शन नहीं लिया फिर ये कॉमन मिस्टेक करते बच्चे, इसमें फ्रिक्शन नहीं लेते हैं। तो वही मैं भी सोच रहा था रोलिंग कैसे हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। फ्रिक्शन नहीं लोगे तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको प्योर रोलिंग लेना पड़ेगा। फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है, लेकिन वो रोलिंग करवाने में नेसेसरी है, यही पढ़ा था हमने। मैं तो बाहर था, मुझे लगा सरफेस स्मूथ एज्यूम कर लोगे आप लोग। ब्रेक। अरे कितने बजे आया? 9, 9:30? हाँ आप तो आ गए थे जल्दी, आप और रोहित जल्दी आए थे। मैं आया था तो आप ही दोनों आए थे, बाकी कोई नहीं आया था। सर वो प्योर में रेजिस्टेंस को वैल्यू था कि प्योर आगे ऐसे लिया है। एक पॉइंट लिखवाएगा फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है करके। हाँ, वर्क नहीं कर वो ऊपर इसको रहेगा। लगना तो पड़ेगा ना, लगेगा नहीं तो टॉर्क कौन देगा घूमने के लिए? आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन और कर दो फिर मैं ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और, अभी तो ठीक 11 ही बज रहा है। कहाँ गया वो क्वेश्चन, थोड़ा ढूंढूं। लिखो एक क्वेश्चन। एक मिनट। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आई नो वेयर दिस इज गोइंग। रिकॉर्डिंग चालू है, विवाद हो जाएगा। ये भी ठीक है। वाइट 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 ऑब्वियस। बस करो भाई, बस करो। क्षमा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है सिलिंड्रिकल प्लास्टिक बॉटल, a cylindrical plastic bottle of negligible mass, a cylindrical plastic bottle of negligible mass filled with 310 ml of water, a cylindrical plastic bottle of negligible mass filled with 310 ml of water is left floating in a pond with still water, is left floating in a pond with still water. If pressed slightly downwards and released, if pressed slightly downwards and released, it starts performing SHM. It starts performing SHM at angular frequency omega.
it starts performing SHM at angular frequency omega. If radius of the bottle is 2.5 centimeter, then omega is close to. If radius of the bottle is 2.5 centimeter, then omega is close to. तो सिलेंडर का वेट के बारे में नहीं, कैसे निकालोगे? हाइट निकालने के लिए डेटा दिया है, वॉल्यूम वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको रेडियस दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एच ले लेना एरिया। आ रहा है बात समझ में? कल जो पीडीएफ दिया है ना, प्रिंट आउट दिया, उसमें लास्ट में फॉर्मूला है सिलेंडर का, 2-3 फॉर्मूला है, उसी में से एक फॉर्मूला यूज होगा। समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहा? ml को सेंटीमीटर क्यूब में, वो पीडीएफ देखना। मिलीलीटर से लीटर में लेके आओ और उसे 10⁻⁻⁶ से करते हैं। ये वाला फॉर्मूला फॉर अ सिलेंडर फ्लोटिंग वर्टिकली इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρl, वहां से फॉर्मूला यूज होगा। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला ऐड कर लेना इस क्वेश्चन के डेटा के अनुसार। लास्ट वाला जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π, ऊपर में दिया है m/ρl और नीचे में दिया है a इंटू जी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? मास बाय वॉल्यूम होता है। आप वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? मास बाय डेंसिटी। तो इसी की जगह पे आप v पुट कर दो, तो आपको गिवन डेटा के अनुसार ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा v/a इंटू जी। यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करो, कैलकुलेशन अजीब है नो डाउट। जी के टर्म में नहीं नहीं, सब न्यूमेरिकल आंसर चाहिए उनको, वो गड़बड़ है। अर्चिता, इस क्वेश्चन में एक 2 नहीं आ रहा है मेरा, मैं फिर से देख लेता हूँ, मे भी कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ हो। ठीक है, आ गया समझ में। सबको इसी में कन्वर्ट करके अच्छे से। हाँ, आपको रेडियंस पर सेकंड में पूछा है, तो एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड। तो जी का वैल्यू 9.8 करके 10 ले लो। वॉल्यूम कितना दिया था? 310 ml। 7.5 के आसपास है। हाँ, सर वो तो उल्टा ले लिया, क्या चीज? तो वो तो रो ए लेजी बाय एम ले लिए ओमेगा, ओमेगा पूछा है तो रो ए लेजी बाय एम ले लिए, हमने वही लिया पता है। अच्छा, वैसे कर दिया 2π/ω। हाँ मतलब ओमेगा को रो ए लेजी बाय एम ले लिए और ये ठीक किया आपने, दैट इज एक्चुअली स्मार्ट, 1/2 ले लिए। ठीक किया। ये याद रखे भाई, ml से मीटर क्यूब में 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होता है।
रेडियस कितना था 2.5 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ओमेगा? 7.5 लगभग कट जाएगा, हाँ ठीक किया वो। भाई से इसको 100 टाइम्स काटा होगा। हाँ मतलब उसको 3.1 ले लिया और 10 का पावर 2 ले लिया। आ गया कि नहीं अद्रिजा? अच्छा हमने जितना तोड़ा ही नहीं, ये 2.5 को निकाल दिया और हमने 10 आ गया तो ऑलमोस्ट 3 के आसपास हो गया। इसको क्या 1/10 टाइम्स काट सकते हैं? 10 का रूट 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, 3.1 के आसपास। 3.1 के आसपास। 3 को 9.8 9.8 लोगे तो शायद और वो हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 9.8 लेने से। फिर किसके पास आ रहा है आंसर? 8। देख लेना एग्जाम में जैसा मन करे। उसमें बुक में आंसर क्या है? बुक में मिसप्रिंट है आंसर में, ये समस्या है। उन्होंने पूछा ओमेगा, उन्होंने एफ निकाल रखा है और एफ को करेक्ट आंसर के आसपास ले गए जबरदस्ती। हमारा 7.5 7.5। हमने बहुत assumptions किए इसलिए तो वो आया। हमने पाई से वो 310 को काट दिया फिर सर निकालना तो ओमेगा था या फिर टाइम पीरियड? रेडियन पर सेकंड में तो ओमेगा ही आता। नहीं मतलब टाइम पीरियड निकालना था या फिर ओमेगा ओमेगा टाइम पीरियड निकाल के इसमें इसलिए कम आ वो लंबा हो जाएगा। इसमें मतलब बहुत कम आ रहा था वैल्यू, मैं इसलिए वन के आसपास आ गया। अर्चिता उसका आंसर देखो आ रहा है उससे। अरे वो टाइम पीरियड वाला जो आपने भेजा उसका आंसर क्या क्या है वो बताओ, तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दूं। अब आंसर मैच नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। इसी बुक का है क्या क्वेश्चन? नहीं, फर्स्ट वाले का आंसर बताइए जरा। वो 178 वाले का क्या है? बालाजी का क्वेश्चन है। अच्छा बालाजी का है, रुको मैं देख लेता हूँ फिर। वो 1 डिग्री और 2 डिग्री मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू देकर अल्फा बीटा वाले में तो एक लॉजिक ये है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर एम्पलीट्यूड पे भी नहीं करता है, तो वो 2 कोलिजन के बाद वहीं पे आएगा और उतनी ही देर में आएगा। एक लॉजिक है, अगर आंसर 2π√L/g हुआ तो, बट पॉसिबली जो मुझे लग रहा है वही होना चाहिए। मैं ब्रेक में देख लेता हूँ बालाजी।